नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हमने बनाए हुए हैं। उन नोट्स के बिंदुओं को आप देख सकते हैं और इन्हीं बिंदुओं को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे वीडियो में। अपने नोटबुक में आप नोट करते जाइएगा जो आपको याद ना हो, और याद हो तो उसको रिवीज जरूर करते जाइए, रिवीजन आपका हो जाएगा। ये आप देख पाएंगे, ये नोट्स जो हमने बनाए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं प्यारे विद्यार्थियों। भागलपुर में जो सत्याग्रह है वो किसने चलाया, पावापुरी कहाँ हैं, जयप्रकाश नारायण, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने वन लाइनर में बना दिया है। इसलिए आप जुड़िएगा इस YouTube चैनल से और वीडियो देखिएगा और ज़्यादातर दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे ये ज्ञान या ये जो डाटा है ये अपने विद्यार्थियों तक, सहपाठियों तक पहुंच सके। तो हम बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप भी उठाइए नोटबुक और कलम और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए तैयार हो जाइएगा। यहाँ बीपीएससी में बिहार स्पेशल और जो जीएस का स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है उन सभी को हमने समाहित किया है, तो ध्यान से सभी बिंदुओं को समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो पॉइंट के रूप में हमने लिख दिया है, फर्स्ट प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये कई बार प्रश्न आया है, विभिन्न एग्जाम्स में आया है। पहली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दवा की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजते हैं। और देख पा रहे होंगे पोलियो का टीका जॉन ई साल्क, पोलियो का टीका किसने खोजा था, जॉन ई साल्क ने। डीएनए की संरचना कुछ आपने ऐसी देखी होगी, ये ऐसे कुछ होती है डीएनए की, तो डीएनए की संरचना जो स्ट्रक्चर है उसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की संरचना की खोज। प्यारे विद्यार्थियों, ये हैंड राइटिंग के जो रफली नोट हैं उसको हमने बहुत सावधानी से नहीं बनाया, लेकिन हम बिंदु को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो प्यारे विद्यार्थियों सुनिए जरूर, क्योंकि ये रफली नोट है, हमने कोई मेकिंग नहीं की है। हम टाइपिंग करते टाइम लगता और टाइम बचा नहीं है पेपर में, क्योंकि 24 और 25 को आपका अगस्त में एग्ज़ाम है। इसलिए हमने तुरंत क्लिक किया है फ़ोटो नोट से और आपको हमने प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लियर है, तो देखते जाइएगा और सुनिएगा अगर समझ में ना आए जो लिखा हुआ। कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज़ इज़, यानी डेंगू रोग का वाहक, ये बहुत बार प्रश्न आया है प्यारे विद्यार्थियों, एडीज मच्छर होता है। यहाँ सावधानी, नहीं तो मलेरिया वाला आप लगा के चले जाते हैं मादा एनाफ्लीज। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न ले आए हैं मच्छरों से। कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज, डेंगू वाहक जो है वो कौन है, वो एडीज मच्छर है। और मलेरिया का वाहक कौन है, एनाफ्लीज मच्छर है, वो मादा है। यहाँ गौर करिएगा, मलेरिया का अलग है और डेंगू का अलग है। और सुनिए मच्छर से होने वाले रोग, जापानी इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस, फाइलेरियसिस, ये सभी के सभी किससे फैलते हैं, मच्छर से। और ये देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल वायरस और फाइलेरियसिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। प्यारे विद्यार्थियों, एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स मच्छर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और सीटेट में तो ये तक पूछा गया था कि कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है, तो ये सभी ऑप्शन रहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। जापानी जो बुखार कहते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस, वो भी मच्छर से फैलता है। कौन से मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से। तो नोट कर लिया होगा, समझ चुके होंगे। अगला बिंदु देखते हैं, बिहार में सबसे पहले किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन एक कमीशन आता है भारत के शासन के लिए, तो 1927 में देखिएगा लिखा है पॉइंट, 1927 नवंबर में इसको बनाया जाता है। भारत की धरती पर ये फरवरी 1928 में आता है। और इसका विरोध बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा, यहाँ देखिएगा ये लिखा है अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति भी कहते हैं और ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको लेकर के आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको भेजिएगा, जिससे ये डाटा सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और पहले वित्त मंत्री हैं। और बिहार में ऑल इंडिया पार्टी जो है, ऑल पार्टी जितनी थीं, ऑल सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था बिहार विभूति के नेतृत्व में।
समझ गए हैं। तो ये सुनिएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध हम लोगों ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसमें सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, भारतीय कोई नहीं था और भारत के लिए कानून बना रहे थे ये लोग। तो देखिएगा 1927 में ये बन के तैयार होता है और फरवरी 1928 में आता है भारत। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और आपको याद होगा इसी कमीशन के विरोध में हमारे पंजाब केसरी, पंजाब के शेर लाला लाजपत राय का भी देहावसान होता है, क्योंकि उसने सैंडर्स ने आदेश दिया था लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है और वो घायल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में विरोध कर रहे थे इस कमीशन का, तो उनका लाठीचार्ज में वो घायल होने पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग सैंडर्स की हत्या करते हैं, जिसे कहते हैं लाहौर षड्यंत्र। तो ये डिटेल याद रखिएगा। अगला प्रश्न अगला बिंदु के रूप में लिया है, प्रश्न तो नहीं है। वह ज्ञात करें जो अंडज प्राणी है। बहुत अच्छे से प्रश्न बनाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। वह ज्ञात करना है आपको जो अंडज प्राणी नहीं है, ओविपोरस नहीं है। प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न था जो हमने लिख दिया है, यानी अंडज प्राणी नहीं है तो वो कौन होगा? वो स्तनपाई वाला जो ऑप्शन दिया हो, यानी मैमल दिया होगा। तो ओविपोरस और विविपोरस दो प्रकार के होते हैं प्राणी, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। ओविपोरस लिखा हुआ है और ये लिखा है विविपोरस। तो ओविपोरस जो अंडे देते हैं यानी अंडज कहलाते हैं, और विविपोरस जो बच्चे देते हैं यानी मैमल स्तनपाई कहलाते हैं। इन्हें जरायुज भी कहते हैं और पिंडज प्राणी भी कहते हैं। विविपोरस को क्या कहते हैं? जरायुज, पिंडज प्राणी या स्तनपाई मैमल, इंग्लिश में एक ही रहेगा नाम। और या ये कह सकता है विविपोरस कौन है? जो बच्चे देते हैं। क्लियर रहेगा। और यहाँ एग्जाम्पल तो आपको याद होंगे, गाय, शेर, कुत्ता, मनुष्य, ये विविपोरस यानी स्तनपाई हैं। और ओविपोरस में अंडज प्राणी आएंगे जो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी हैं और मगरमच्छ हैं, समझे। और यहाँ पर और कैटेगराइज किया गया है रेप्टाइल। रेप्टाइल यानी सरीसृप, जैसे सर्प वगैरह जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप रेप्टाइल में आते हैं। और देखिएगा एम्फीबियन दिए गए हैं, उभयचर प्राणी जो पानी और जल दोनों में रहें, जैसे मगरमच्छ। तो जितने प्रश्न बन सकते थे इस टॉपिक से, स्तनपाई, विविपोरस, ओविपोरस, सरीसृप, रेप्टाइल्स, तो हमने वो डिटेल बता दी। आप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिएगा बिहार का इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार पूछा गया है ना, तो पूछा गया है तो याद रख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। और भी कुछ दिए हैं, ये छठ पूजा के अलावा देखिए विहुला ये दिया गया है, बुद्ध जयंती, मकर संक्रांति, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ध्यान रखिए मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। क्लियर है। तो बिहार के ये त्यौहार हैं। और भी कुछ राज्यों के दे रखे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये इस समय चर्चा में हैं। असम का पहला दिया गया है, देखिएगा अम्बुबाची, भोगली बिहू, वैसागु, दैहिक पटकाई, ये भोगली बिहू और बिहू असम, नृत्य तो सुना ही होगा और त्यौहार है भोगली बिहू असम का। अगला है केरल का ओणम और विशु, सीटेट में पिछली बार आया था केरल का ये विशु, तो ओणम और विशु याद रखिए केरल। और देखिएगा ये तो कई बार आ चुका है, नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर है? नागालैंड, याद रखिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा पूर्वोत्तर राज्य है। और मणिपुर देख पा रहे होंगे, मणिपुर तो अभी बहुत चर्चित है और इसका ना पूछ ले कभी तो याद रखिएगा इसको क्या है? लाई हराओबा। लाई हराओबा त्यौहार या लाई हरोबा त्यौहार कहाँ का है? मणिपुर। और कुकी और मैतेई जनजातियां भी याद रखिए, यही चर्चित हैं इस समय। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा। और ये म्यांमार से सीमा बनाता है मणिपुर, इसको याद रखेंगे। पंजाब का लोहड़ी और वैसाखी आपको याद ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। मेघालय का यहाँ नोट कीजिएगा नोंग क्रेम उत्सव मेघालय। अरुणाचल का लोसार, ये पूछा गया है लोसार, अरुणाचल प्रदेश का लोसार। आंध्र प्रदेश का है उगादी, इसको भी याद रखिए। अगला है पॉइंट देख पा रहे होंगे, मधुमक्खियां अंडे देती हैं। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? आपको याद होगा, सीटेट में भी टॉपिक है, ईवीएस में और एससीईआरटी में भी बताया है, बीपीएससी में। तो मधुमक्खियों के बारे में याद रखिएगा। अक्टूबर से दिसंबर में ये अंडे देती हैं और एक रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है इस छत्ते में, या मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये फूलों को आकर्षित करने पर या फूल मिलने पर नृत्य करती हैं, जो श्रमिक होती हैं। मधुमक्खियाँ फीमेल होती हैं जो बांझ होती हैं, यानी जो अंडे नहीं दे सकती, वो वर्कर्स के रूप में काम करती हैं। जो बांझ होती हैं यानी जो बच्चे नहीं दे सकती, एक ही है रानी मधुमक्खी छत्ते में जो अंडे देती है और बाकी वर्कर्स फीमेल होते हैं। और ड्रोन आलसी होते हैं, जो नर होते हैं वो ड्रोन होते हैं और वो आलसी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मादा को फर्टिलाइज करने में या अंडे देने में सहायता करते हैं। तो मधुमक्खियों को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मधुबनी
मधुबनी जिला तो याद होगा और मुजफ्फर जिला तो याद होगा। तो ये फेमस इलाके हैं जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। मुजफ्फरपुर में तो लीची भी, शाही लीची का जीआई टैग याद रखिएगा। और सुनिएगा, हुगली नदी के बारे में फैक्ट दिए गए हैं। हुगली नदी पर 4 पुल हैं। कौन कौन से हैं? विद्यासागर सेतु, जिसे हुगली ब्रिज भी कहते हैं, विद्यासागर सेतु पूछा जा सकता है, हुगली ब्रिज भी कहते हैं। हावड़ा ब्रिज तो याद ही होगा, विवेकानंद सेतु और निवेदिता सेतु, ये नवनिर्मित हैं। ये 4 ब्रिज कहाँ पर हैं? हुगली नदी पर बने हुए हैं, याद रखिएगा। आप कहोगे बंगाल, बिल्कुल बंगाल है, लेकिन बिहार से लगा हुआ है। ये पूछा गया है बीपीएससी में। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और देखा होगा आपने तिरंगा को, तिरंगे का जो 3:2, ये ध्यान रखिएगा, 3 लंबाई होगी और 2 वेड्थ चौड़ाई होगी राष्ट्रीय ध्वज की। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है और 22 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने इसे एडप्ट या अपनाया है। और अगला प्रश्न या अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, आधिकारिक भाषा बिहार की उर्दू दूसरी है, पहली हिंदी है और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। और कब एडप्ट की गई थी? 1980 में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पशु मेले के बारे में दिया गया है। सोनपुर, सोनपुर तो प्रश्न की खान है, ये 1000 बार पूछा गया होगा कम से कम। सोनपुर मेला पशु मेला है, 500 एकड़ में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। इसका एक अन्य नाम याद रख लीजिएगा, क्या है? हरिहर क्षेत्र मेला। मंदिर है हरिहर भगवान का, तो हरिहर क्षेत्र मेला कहा जाता है सोनपुर के पशु मेले को। ये गंडक नदी पर लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है? गंडक नदी, वहीं पर गंगा का भी संगम होता है पास में ही। तो ये लार्जेस्ट कैटल फेयर है सोनपुर, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, बिहार में हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखें, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। पूरी जानकारी के साथ हम बता रहे हैं, इसलिए नोट करते जाइए डिटेल को। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। कहाँ पर है ककोलत? नवादा में है। ये प्यारे विद्यार्थियों, दोनों हाइट पूछ ली गई है, मीटर में भी पूछ ली गई है और 160 फीट है। ककोलत जलप्रपात, नवादा जिला, 47 मीटर हाइट या 160 फीट। याद रखिए, ककोलत बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया, महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। लेकिन अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाए तो तेलहार कैमूर में है। ये तेलहार वाटरफॉल कैमूर में है, ये 80 मीटर हाइट पर है। फेमस कौन रहा है? ककोलत, लेकिन तेलहार हाइट में सबसे ऊंचा है। ध्यान रखिए, कैमूर जिले में है, 80 मीटर ऊंचा है। याद हो गया होगा। अगला सुनिएगा, चिनार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, चिनार जो वृक्ष है वो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय वृक्ष है। आम जो है महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद जो है एमपी का है और इंडिया का भी लिखा है, देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बनियान ट्री। और देख पा रहे होंगे, बिहार का पीपल वृक्ष है राजकीय वृक्ष। स्टेट के लिए जो वृक्ष है वो पीपल है, जबकि इंडिया और एमपी स्टेट के लिए बरगद राजकीय और राष्ट्रीय वृक्ष है। क्लियर रहेगा। अगला सुनिएगा, हाँ, राजकीय यानी राज्य के लिए राजकीय शब्द बोलते हैं, इंडिया का राष्ट्रीय होता है, नेशनल ट्री। क्लियर है। और अगला कांवर झील, ये फेमस आ गया है। कांवर झील बेगूसराय में, कहाँ पर है? बेगूसराय में है। एशिया की सबसे, सुनिएगा लाइन को ध्यान से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कांवर झील बेगूसराय में एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की ऑक्सबो लेक है। प्यारे विद्यार्थी, ताजे पानी अकेला कहे, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की कहे, यानी नॉर्मल कहे तो क्या है? बुलर है। लेकिन अगर कहे ऑक्सबो लेक ताजे पानी की सबसे बड़ी, तो वो एशिया की ऑक्सबो सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक है कांवर झील। समझ गए लाइन को। और इसको रामसर संधि या रामसर डाटे में, या जो एक बनता है ना और इसको रामसर में सम्मिलित कब किया गया? रामसर साइट्स के रूप में 2020 नवंबर में इसको एडप्ट कर लिया था कि ये स्थल रामसर स्थल है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और रामसर यानी आर्द्र भूमि स्थल भी घोषित कब कर दिया? 2020 नवंबर में। और ये बूढ़ी गंडक नदी द्वारा बनता है। क्या? कांवर झील गोखुर या चाप झील के रूप में क्रिएट होता है। यहाँ समझिए, ये जो नदी ऐसे चलती है ना, ऐसे, तो ये मोड़ के रूप में जब ये इतना अलग हो जाता ना हिस्सा, नदी कालांतर में सीधे ऐसे बहने लगती है। तो ये हिस्सा जो गोखुर, गाय के खुर के नुमान या चाप के आकार का जो बन चुका है, इसको कहते हैं कांवर झील या चाप झील या गोखुर झील या ऑक्सबो लेक।
प्यारे विद्यार्थियों समझिए, मेहनत के साथ आपको ये डाटा लाए हैं, एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लिखा भले ही थोड़ा गंदा है लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। ये कांवड़ झील आपको समझ में आ गया है। अगला पॉइंट दिया गया है विधानसभा, यानी इसका जो विधानमंडल है उसके बारे में पूरा फैक्ट दिया है, छोटी सी लाइन में समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा सीटें आपको याद होंगी 243 हैं और विधानसभा सीटों में एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 40 सीटें रिजर्व हैं। समझना, 40 विधायक एससी के होते हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। और विप मतलब विधान परिषद लिखा है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। 75 विधान परिषद में हैं, 243 यानी 243 विधानसभा में हैं, जिसमें एससी के लिए 40 रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 रिजर्व हैं। और राज्यसभा की बात करें तो हमारा जो बिहार है वो अपर हाउस यानी राज्यसभा, हमारा जो संसद है ना, संसद के राज्यसभा में 16 सीटें भेजता है। समझना, 16 सीटें। हमारे राष्ट्रपति जी 12 मनोनीत करते हैं, बिहार 4 ज़्यादा भेजता है उससे, यानी 16 सीटें भेजता है। और आपको याद होगा यूपी का 80 सांसद पहुंचता है लोकसभा में और बिहार का आधा पहुंचता है, यानी बिहार छोटा है थोड़ा जनसंख्या में भी है, तो क्या कहते हैं, लोकसभा की 40 सीटें भेजता है बिहार। और उसका भी देखिएगा, एससी के लिए 6 सीटें हैं लोकसभा में बिहार के लिए। लोकसभा की टोटल हैं बिहार में 40, उसमें एससी के लिए रिजर्व हैं 6 और एसटी के लिए 0। याद रहेगा ये डिटेल। और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, फल्गु नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है, मोहाना और लीलाजन, जिसको निरंजना भी कहते हैं। फल्गु नदी का नाम तो सुना होगा, निरंजना भी कहा गया ना, तो निरंजना वो संगम से बनती है और निरंजना का अन्य नाम लीलाजन और एक मोहाना, इन दोनों नदियों के संगम से फल्गु नदी बनती है। फल्गु नदी को भी हम कई बार निरंजना के नाम से जानते हैं। क्लियर रहेगा। ये प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पेज हमने दिखा दिया है, नोट तो कर ही लिया होगा। और अगले पॉइंट की बात करें तो देखिएगा, अगले पेज का ये पॉइंट ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ देख पा रहे होंगे वाइल्ड लाइफ, ये WP एक्ट लिखा है ना, हम बोले दे रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है। किसको रखा गया है, डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन, सूसू डॉल्फिन, सूसो या सूसू डॉल्फिन। ये ब्लाइंड होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसको दिखाई नहीं देता, अंधी होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको शेड्यूल अनुसूची 1 में रखा गया है। ये पूछा गया है बीपीएससी के अंदर, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है 1972 एक्ट के तहत, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं ना, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाए जाते हैं, तो उसी एक्ट के तहत इसको शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है। कौन सी डॉल्फिन, सूसू, याद रखिएगा, सूसू डॉल्फिन। और आपको याद होगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है 1991 में। प्यारे विद्यार्थी ये लिखा है, देखिएगा छोटे में लिखा हुआ है, हम पूरा फैक्ट आपको एक्सप्लेन करे दे रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 यहाँ लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है शॉर्ट में, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव 1991, याद रहेगा। और आप देख पा रहे होंगे ये कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट में VGDS, तो इसको सुनिएगा, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो VGDS यानी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, यानी गंगा के लिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगा के डॉल्फिन के लिए डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर, याद रखिए भागलपुर के पास बना हुआ है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, इसको याद रखिएगा। और देख पा रहे होंगे बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी दी गई हैं, चावल, गेहूं, मक्का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, ये आपको याद होगा। और अगला फैक्ट दिया गया है हमारे इस नोट में, बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव, क्या लिखा है, बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव, जिसे जमुई जिले के विश्व प्रसिद्ध नागी नकटी, ध्यान से देखिए, विश्व प्रसिद्ध नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में प्रारंभ किया गया था या इसका उद्घाटन किया गया था। बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का नाम क्या था, कलरव, जमुई जिले में है ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया इस महोत्सव का, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था 16 तारीख को, 16 जनवरी 2023 को। 15, 16 और 17 3 दिन होना था इसका, तो उद्घाटन कब किया गया था, 16 जनवरी 2023 को। कलरव महोत्सव जो राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव है, जमुई जिले के नागी नकटी
अभ्यारण्य में किया गया था, पक्षी अभ्यारण्य है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हम एक उम्मीद करेंगे, अगर आपको ये नोट्स वाला डाटा अच्छा लगा है, महत्वपूर्ण लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो कमेंट बॉक्स के लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान कीजिए और हमें लिख भेजिए अपने अनुभव। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है, झारखंड राज्य से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, उन जिलों के नाम लिखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर लिख भेजिए और आप अपने अनुभव, जिससे हम अगले वीडियो को प्रोत्साहित हो सकें और अपना ये नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकें, जिससे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती में आप शिक्षक बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।